वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने की जो बात है वो चल पड़ी है। अस्करी और सियासी क़यादत भी इस बात पे मुतफिक है कि गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाए। गुज़िश्ता दिनों सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मोहम्मद अली क़ायद साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस चीज़ का मुतालबा किया कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाए। इन इशूज़ पे बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात क्या हैं और वो किस तरह देखते हैं, और 5वां सूबा बनने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम है उनकी जिंदगी पर क्या असरात होंगे, और पाकिस्तान की जो एक वसी तर मफाद में उसके इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे। इन इशूज़ पे बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ वीडियो लिंक के जरिए खुसूसी तौर पर मौजूद है मोहम्मद अली क़ायद साहब, सूबाई वजीर है एक्साइज एंड टैक्सेशन के। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू रेड जोन। जी थैंक यू। मोहम्मद अली साहब, जरा बताइए, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों से एक बात चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाए, तो आपने भी डिमांड्स की। आपकी बुनियादी तौर पर ये जो डिमांड है, ये जो पाकिस्तान का ये फैसला है, इसको आप किस तरह देखते हैं, और आप समझते हैं कि ये वक्त की किस तरह जो है वो जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान का 73 सालों से गिलगित बल्तिस्तान का अवाम का ये डिमांड रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाए, और ये वाहिद डिमांड है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का कोई डिमांड नहीं है। 1948 में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने, वहां के हमारे आबा अजदाद ने जंग लड़के डोगरा से आजादी हासिल की, और 17 दिन तक गिलगित बल्तिस्तान में एक इंडिपेंडेंट मुल्क की हैसियत से वहां पे एक स्टेट मुल्क को कायम रखा। 17 दिन तक वहां एक अलग स्टेट रहा है। उसके बाद पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बे के तहत वहां के हमारे लीडर, हमारे जो उस वक्त के हमारे मुजाहिदीन थे, वो पाकिस्तान आए, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। इसी बिना पे उनको पाकिस्तान में शामिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती से का भी खात्मा किया गया और बेआइन रखा गया, और हम कश्मीर काज के लिए हमें बेआइन रखा गया। लेकिन हमारे कश्मीरी भाइयों को वो तमाम हुकूक दिए गए हैं जो एक मुतराजा खित्ते को दिए जाते हैं। वहां इनका अपना आइन उनको दिया गया, उनका सदर है, उनका वज़ीर आज़म है, उनका अपना फाइनेंस का सिस्टम है। गिलगित में कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इमरान खान साहब और हमारी मिलिट्री क़यादत और सिविल क़यादत एक पेश पे आ गई कि उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी उबूरी सूबा दिया जाए। और इसमें एक बात मैं ये वाज़ेह करना चाहूंगा कि इससे कश्मीर का तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये आईनी उबूरी सूबा है, ये कोई परमानेंट सूबा नहीं है। ये टिल फर्दर कश्मीर डिसीजन तक ये सूबे का स्टेटस चलेगा। जिस दिन कश्मीर के लिए रायशुमारी होगी, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है मोहम्मद अली साहब, ये बताइए कि जो वहाँ के जो पब्लिक है, जो गिलगित के लोग हैं, बिलाशुबा मुहिब वतन लोग हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, और हमेशा से पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, तो उनकी ख्वाहिशात क्या हैं? वो किस तरह देख रहे हैं कि जो ये गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाने की जो बात चल पड़ी है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस चीज को किस तरह देख रहे हैं? मैं बात करना चाहूंगा, गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी असेंबलीज जितने भी गिलगित असेंबलीज आए हैं, सबका डिमांड रहा है, वहां से असेंबली की करारदाद आई है। मतलब एक फर्द ने असेंबली में आज पाकिस्तान से इलाहाक की मुखालिफत नहीं की है, 5वें सूबे की मुखालिफत नहीं की है, और 2014 में करारदाद आया असेंबली से, 2015 में करारदाद आया, इवन 2016 और 18 में भी करारदाद आए हैं गिलगित बल्तिस्तान से कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाया जाए मुल्क का। अगर 5वें सूबा बनाने में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें या कश्मीर का को नुकसान पहुंच सकता है, तो आईनी पूरी सूबा बनाया जाए। ये गिलगित बल्तिस्तान का वाहिद डिमांड है। ये 99% अवाम का डिमांड है। कुछ अनासिर हैं वो जो कह रहे हैं कि कश्मीर काज को नुकसान पहुंचेगा और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से। हम ये समझते हैं ये कोई गिलगित बल्तिस्तान के मुखल्लिस नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के हामी नहीं है। ये बल्कि राह के लिए काम करते हैं। ये जो बंदे ये आवाजें उठा रहे हैं,
اور یہ مودی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جو یہ آوازیں اٹھا رہے ہیں گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دینے سے کشمیر کا کو نقصان پہنچے گا، یہ قطعاً کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جب بھی رائے شماری ہوگی گلگت بلتستان کا ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. اچھا محمد علی صاحب، آپ نے بات کی، بلا شبہ یہ اگر ایک جی بھائی. بات چل پڑی ہے تو یہ انشاءاللہ ضرور اس کو عملی جامہ پہ پہنایا جائے گا. اور آپ نے کریڈٹ دیا جو اس وقت عسکری قیادت ہے اور سیاسی قیادت ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں یا اس سے قبل، ہم اس چیز کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکے جس طرح سے اب دیکھ رہے ہیں؟ اور اب اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیں گے؟ اور کیا پوری قوم جو ہے وہ اس کو کریڈٹ دیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا اور یہ جو عسکری قیادت ہے ان کی خواہش تھی اور ان کی ایک ویژن ہے کہ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنایا جائے؟ جی الحمدللہ، ظاہراً گلگت بلتستان کے عوام جو ہے کریڈٹ افواج پاکستان کو، عسکری قیادت کو، سول قیادت کو دیں گے جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. جنرل قمر باجوہ صاحب کے ہم مشکور ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا گلگت بلتستان کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے. آج تک کسی اور حکمران کو یہ توفیق نصیب تھی کہ ایسا کوئی قدم اٹھاتا ہے. حالانکہ نواز شریف کے دور میں کمیٹی بنی ہے، سرتاج عزیز کمیٹی، جو گلگت بلتستان ریفارمز کے لیے بنائی گئی تھی. یہ وہی امپلیمنٹ ہو رہا ہے جو سرتاج عزیز کے نگرانی میں جو کمیٹی بنی تھی سربراہی میں، وہی جو انہوں نے فارمولہ دیا تھا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے. حالانکہ نواز شریف کے دور میں بھی یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کن وجوہات کی بنا پہ اس وقت عمل درآمد نہیں ہوا اللہ جانتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ بھی ہماری سول اور عسکری قیادت نے فیصلہ کر لیا ہے. امید رکھتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. محمد علی صاحب یہ بتائیے کہ ہندوستان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور گزشتہ دنوں انہوں نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ شدید تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے. تو ہندوستان کے جو تحفظات ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھیں گے اور کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ ہندوستان کو تکلیف ہونی ہی ہونی ہے. جی ہندوستان کو تکلیف ہونی ہے، کیونکہ اس نے اپنے جو ایریا تھے وہ تو اپنے ساتھ ضم کر لیا ہے. ابھی یہ ہم جو بٹوارے میں تو پاکستان کا حصہ نہیں بنے ہیں، یا بٹوارے میں تو ہم پاکستان کی طرف نہیں آئے. ہم نے ان ڈوگروں سے یہی ان کو بگا کے، اس علاقے سے ان کو بگا کے ہم لوگوں نے اپنا علاقہ آزاد کروایا ہے. ان کو تکلیف تو ہوگی مودی کو، کیونکہ مودی کے کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ ان کو تو تکلیف ہونی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے گلگت بلتستان کے غیور عوام اگر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انڈیا کا کیا حشر ہوگا. اور انہوں نے گلگت بلتستان کے مجاہدین کا اور جو ہمارے افواج ہیں ان کی پاور، ان کی جو حب الوطنی ہے وہ انہوں نے کارگل میں دیکھ لیا ہے. تو ان کو تکلیف تو ہونی ہے اب مودی کو. اچھا محمد علی صاحب، اگر ہم بات کریں، ظاہر سی بات ہے سی پیک اس روٹ سے گزرے گا، اور سی پیک جو ہے اگر گلگت بلتستان آنے والے دنوں میں پاکستان کا 5واں صوبہ بن جاتا ہے تو وہ سی پیک کا بھی ضامن ہوگا. تو سی پیک سے گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں ان کی زندگی کیسے بدلے گی، اور سی پیک کتنا اہم ہے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے؟ جی یہ سب سے اہم سوال ہے. یہ گلگت بلتستان کے اقتصاد کے لیے، معاشیت کے لیے بہت اہم منصوبہ ہے سی پیک. آپ دیکھیں ہمیں آئینی حیثیت نہیں دیا گیا تھا، تو سی پیک کے حوالے سے آج تک کوئی 1 روپے کا کام جی بی میں نہیں ہوا گلگت بلتستان میں. وجہ یہ تھی کہ چائنا جو ہے وہ ایک متنازع خطے میں اب انویسٹمنٹ نہیں کرتا ہے. اسی طرح وہ اس وجہ سے ہم محروم رہے سی پیک کے تمام پروجیکٹ سے. پروجیکٹ کو پر گوئی وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا. الحمدللہ ابھی ہماری جو حیثیت شناخت واضح ہو گئی کہ ہم پاکستان کے 5واں صوبہ ہیں. الحمدللہ سی پیک کے علاوہ بھی ہمارے پاس، آپ کو بخوبی آپ آگاہ ہوں گے کہ گلگت بلتستان میں 50,000 میگا واٹ پاور کی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے. تو وہاں انویسٹر نہیں آ رہے تھے. تو الحمدللہ ابھی انویسٹر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم پورا پاکستان نہیں بلکہ بیرون ممالک کو بھی بجلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس منر اور مائننگ کے اتنے خزانے ہیں، اتنے وہاں پہ ریسورسز ہیں، لیکن وہ انویسٹر نہیں آ رہے تھے. ابھی الحمدللہ جب ہمارے آئینی تشخص اور ہم قومی دائرے میں شامل ہو جائیں گے تو وہاں پہ دنیا کے انویسٹر ہمارے پاس آئیں گے اور گلگت بلتستان پاکستان کو سہارا دے گا.
अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की वजह से पाकिस्तान की भी तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद अली साहब, जरा अगर हम पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें। जाहिर सी बात है, जब गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर आईनी पांचवा सूबा बन जाएगा तो फिर नेशनल असेंबली में भी जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेशन होगी, सेनेट में भी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और उस पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जिंदगी के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? देखिए गिलगित बाल्तिस्तान पे तो बहुत ही अच्छे अच्छे असरात मुरतब होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि वहाँ हमारी आईनी हैसियत नहीं होने की वजह से जो दूसरे इन्वेस्टर आते हैं, अच्छा दूसरे जो इलाकों में इन्वेस्टर आते हैं, वो जीबी में कोई नहीं आते थे। वजह ये थी कि वो एक मुतनाज़ा, ये एक दुनिया में एक शोशा छोड़ा गया खुसूसन इंडिया की तरफ से, ये मुतनाज़ा खित्ता है, मुतनाज़ा खित्ता है। भाई हम किस चीज के मुतनाज़ा है? हमने तो जंग आज़ादी जंग लड़ के आपको डोगरों को भगा के हमने आज़ादी हासिल की। हम किस वजह से मुतनाज़ा हमें कहा जाता है? हम कोई मुतनाज़ा नहीं, हम पाकिस्तान मुहिब वतन पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के सबसे बड़े हामी हैं और पाकिस्तान का हिस्सा है, अटूट अंग है हम पाकिस्तान के। और सी पैक के जामिन हम लोग हैं और सी पैक के गेट वे गिलगित बल्तिस्तान है। तो जाहिर है जब सी पैक चलेगा गिलगित बल्तिस्तान तब जाएगी, वहाँ पे तरक्की आ जाएगी, वहाँ पे रोजगार आ जाएगा। अच्छा एजुकेशन रेट वैसे भी वहाँ बहुत ही बेहतर है, वहाँ बेरोजगारी का इशू है तो जॉब्स वहाँ पे बिल्कुल नहीं होने के बराबर हैं। गिलगित बाल्तिस्तान में सनअत बिल्कुल नहीं होने के बराबर है। नहीं, वजह यह है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। सर्दियों में वहाँ पे टोटल 4 घंटे की लाइट होती है तो वहाँ की इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें हमारी जो है, जो महरूमियाँ हैं, जो हमारे जो मसाइल है, हमें उम्मीद है कि ये हमारे आईनी हैसियत के तयन के साथ ये तमाम चीजें हल हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। आखिरी सवाल मोहम्मद अली कायद साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नहीं कम हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि इस चीज़ को मुतनाज़ा बनाया जाए। और जैसे आपने पहले जिक्र किया कि हिंदुस्तान की रॉ की कोशिश है कि एक तकसीम लाई जाए। हिंदुस्तान को क्या पैगाम देंगे और इन मुल्क दुश्मन नासिर को, गिलगित बल्तिस्तान दुश्मन नासिर को आखिरी पैगाम क्या देंगे? गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की तर्जुमानी करते हुए क्या पैगाम देंगे इनको? देखिए मैं ये बात आपको वाज़ेह कर रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में मैंने आपको पहले बताया 99% बल्कि 100% लोग पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हामी हैं। एक आध अनासिर होंगे, आपको पता है इंडिया हर किस्म के रिसोर्सेस और हर किस्म के वसाइल इस्तेमाल कर रहा है इसी पे को सबूताज करने के लिए और वो मनफी एलिमेंट पैदा करने के लिए जीबी में इतने मतलब करोड़ों डॉलर इस्तेमाल कर रहा है। उसके बावजूद गिलगित बाल्तिस्तान को वो सुनवाई उसको हासिल नहीं हुई जो चाहता है कि गिलगित बाल्तिस्तान में फसादात हो, वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठे, वो 1% भी नहीं रही। एक आध कहीं से आवाज उठ रही है तो वो वहीं के अवाम उनकी नफी कर रहे हैं। वहीं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम एक बंदा, सिंगल बंदा, वो भी मुल्क से बाहर, अमेरिका इंडिया से डॉलर लेकर मुल्क से बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं। जी ऐसा कोई बाप को नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। पाकिस्तान वहां पे मैं ये कहूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में हुब्बुल वतनी कूट कूट के भरी हुई है। मैं ये कहूंगा पाकिस्तान के दीगर सूबों में आवाजें भी उठ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जीबी में आज तक ऐसी कोई आवाज नहीं उठी है पाकिस्तान के खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बड़े पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और आप लोगों ने देखा होगा हर महाज पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ही लड़ रहे हैं। क्यों? ये एक जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की उस आवाज पे लब्बैक महाज पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के निशाना बशाना खड़े हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली कायद साहब, आपने बहुत वाज़े और दिलेराना गुफ्तगू की और आपने एक वाज़े पैगाम दिया जो यहाँ कुछ अनासिर बैठे हैं या चाहे बाहर हैं चाहे हिंदुस्तान है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा बनेगा तो इससे न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलेगी बल्कि इसके साथ पाकिस्तान की माशी, सियासी और इक़्तिसादी किस्मत भी ज़रूर बदलेगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।